Welcome to lecture 20 of HRM lecture series. In continuation with our previous lecture, in today's lecture we will talk about objectives of performance appraisal and process of performance appraisal. So let's start learning. Let us first see the objectives of performance appraisal. Performance appraisal plays an integral role in the employee's performance management process. That means when the organization wants to manage the performance of its workers, it has to have a very good performance appraisal system. ठीक है, performance appraisal जो है, this is an integral part in managing the performance of workers, right? So this is the first objective. The benefits of relating organizational goals with the workers' specific or individual goals can only be achieved through periodic performance appraisal. अगर periodically performance appraisal होता रहे तो जो organization का एक overall goal है और जो workers के हर worker के अपने individual goals हैं उनको हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनको हम यूनिफाई कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि इंडिविजुअल्स के गोल्स भी अचीव हो और साथ साथ उनके ये गोल्स अचीव होते हुए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव हो, बिकॉज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स विद द वर्कर्स इंडिविजुअल गोल्स इज अ मस्ट. क्योंकि अगर वर्कर्स को लगता है कि जो उनके गोल्स हैं, उनके पर्सनल गोल्स हैं, अगर वो अचीव नहीं हो रहे हैं तो दे विल नॉट परफॉर्म एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल तभी पूरे हो पाएंगे अगर हर वर्कर के जो पर्सनल या इंडिविजुअल गोल्स हैं वो भी पूरे हो पाए. और परफॉर्मेंस अप्रेजल का ये एक ऑब्जेक्टिव है कि पीरियोडिकली हम परफॉर्मेंस को अप्रेज करते रहें और इंश्योर करें कि जो वर्कर का इंडिविजुअल गोल है वो अचीव हो रहा है और साथ साथ हर वर्कर के इंडिविजुअल गोल्स को अचीव करते करते ऑर्गेनाइजेशन के जो लार्जर गोल है उसको भी अचीव किया जा रहा है. The second objective of performance appraisal is that it helps the boss and the subordinate to identify deficiencies if any. तो सबसे बढ़िया काम जो परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है वो ये कि दोनों को, सुपीरियर को, सुपरवाइजर को और सबऑर्डिनेट को, जूनियर को पता चल जाता है कि जूनियर की परफॉर्मेंस में क्या कमियां हैं. व्हाट आर द डेफिशिएंसीज इफ एनी, अगर हैं तो क्या कमियां हैं. और जब कमियां पता चल जाती हैं, व्हेन इट इज डायग्नोज्ड दैट what are the deficiencies, what are the shortcomings, then both the boss and the subordinate, they work to correct these deficiencies, these shortcomings. And if no deficiency persists, ऐसा भी हो सकता है कि वर्कर बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है, जो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म कर रहा है, that means there is no deficiency. लेकिन ये deficiency नहीं है, ये भी तो परफॉर्मेंस अप्रेजल से पता चल रहा है. और अगर ये पता चला कि there is no deficiency तो क्या होगा, then this performance appraisal helps to reinforce the things being done correctly. यानी अगर कोई कमी नहीं है, काम बहुत अच्छा हो रहा है, तो फिर बॉस या सुपरवाइजर जो है, जो सीनियर है, वो इस चीज को ऑथेंटिकेट करता है, इस चीज को अप्रिशिएट करता है कि वर्कर की परफॉर्मेंस अच्छी है और ये इंश्योर करता है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस ही करता रहे. तो अगर कमी है तो वो आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करने की तरफ काम करते हैं और अगर कोई कमी नहीं मिलती है ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल तो जो काम चल रहा है उसको वैसा ही चलते रहने के लिए रीइंफोर्स करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं. ठीक है, दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव. देन परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प्स इन यूजफुल करियर प्लानिंग फॉर द एम्प्लॉय बाय हाईलाइटिंग हिज और हर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता चल रही है परफॉर्मेंस अप्रेजल से वर्कर की, और जब वर्कर को ये पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो वो फ्यूचर प्लान कर सकता है करियर अपना कि वो और क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकती है. और उसको साथ साथ ये भी पता चल जाता है कि व्हाट आर द वीकनेसेस. एंड आई टेल यू दैट एवरी इंडिविजुअल has some strengths and some weaknesses, but there must be a system which diagnoses these strengths and weaknesses, and this system is performance appraisal.
और जब एज अ वर्कर मुझे पता चले कि मेरी क्या स्ट्रेंथ्स है, मैं क्या काम ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ, तो आई कैन प्लान माई करियर अकॉर्डिंगली। मैं सोच सकती हूँ कि फ्यूचर में मुझे क्या करना है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल मुझे मेरी स्ट्रेंथ्स पता चल गई। लेकिन सिर्फ स्ट्रेंथ्स नहीं पता चलती हैं, वीकनेसेस भी पता चलती हैं। तो यहाँ से मैं ये भी देख सकती हूँ कि मुझे क्या क्या नहीं करना है, मैं क्या करने के लिए मिसफिट हूँ। अगर ऐसा पता चलता है तो दिस कैन बी डन, right? Next objective of performance appraisal is it helps the employer in deciding about pay hikes, promotions, transfers, etc. तो ये तो था कि अगर एम्प्लॉई को क्या बेनिफिट हो रहे हैं, एम्प्लॉय के क्या ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं विद परफॉर्मेंस अप्रेजल, और यहाँ हम कह रहे हैं कि एम्प्लॉयर को क्या एडवांटेज हो रही है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं विद परफॉर्मेंस अप्रेजल। कि अगर उसे किसी वर्कर को पे हाइक देना है तो वो पता चल रहा है, किसको प्रमोट करना है या नहीं करना है डिपेंडिंग अपॉन वर्कर्स परफॉर्मेंस अप्रेजल, किसका ट्रांसफर करना है या नहीं करना है। तो ऑल दीज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक that we have to talk about is performance appraisal process। और जब भी कभी हम प्रोसेस की बात करते हैं तो वी टॉक ऑफ वेरियस स्टेप्स। तो ये एक ऐसा काम है जिसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस, अब हम उसको डिस्कस करें। परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूड्स 3 स्टेप्स, स्टेप 1, 2 and 3। while designing performance appraisal टूल, सबसे पहले जो पहला स्टेप है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को लेना पड़ता है वो है डिफाइनिंग द जॉब, यानी जॉब को डिफाइन करना। दिस इंक्लूड्स ड्यूटी एंड जॉब स्टैंडर्ड्स, यानी यहाँ पर क्या क्या करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पस ऑफ पीए, पता होना चाहिए कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं, ताकि एट द एंड जब हमें रिजल्ट मिले परफॉर्मेंस अप्रेजल का तो हम इस पर्पस को पूरा कर सकें। ठीक है, तो स्टेप 1 में जहां हम डिफाइनिंग द जॉब की बात कर रहे हैं तो उसमें 2 काम किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल डिसाइड किया जा रहा है, डिफाइन किया जा रहा है, और दूसरा है जॉब एक्सपेक्टेशंस, कि हमें वर्कर से क्या एक्सपेक्टेशंस थी, यानी वो जो स्टैंडर्ड्स के बारे में हमने बात की थी ना कि व्हाट आर द जॉब स्टैंडर्ड्स, सो व्हाट आर द जॉब एक्सपेक्टेशंस दैट वी हैड फ्रॉम आवर वर्कर्स। तो वो पहले पता होना चाहिए, तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे, तभी हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड्स पूरे हो गए, क्या ये एक्सपेक्टेशंस मीट आउट हो गई। ठीक है, लेकिन साथ साथ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल का वो हमें सबसे पहले डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये स्टेप 1 है जिसमें 2 काम किए जा रहे हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल का ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है और जॉब की एक्सपेक्टेशंस या जॉब स्टैंडर्ड्स क्या है वो नोट किया जा रहा है। ओके, नाउ इन स्टेप 2, स्टेप 2 इंक्लूड्स अप्रेजिंग परफॉर्मेंस, यानी अब यहाँ हम एक्चुअली परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं। और कैसे कैसे अप्रेज किया जा रहा है, कैसे इवेल्युएट किया जा रहा है, यूजिंग रेटिंग्स और कंपेयरिंग एक्चुअल विद स्टैंडर्ड्स। तो रेटिंग्स की जाती हैं, परफॉर्मेंस को रेट किया जाता है डिफरेंट वर्कर्स की, या एक ही वर्कर की डिफरेंट टाइप्स की परफॉर्मेंस को रेट किया जाता है। तो रेट करना मतलब रैंकिंग कि कौन सी परफॉर्मेंस अच्छी थी या किसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, कितनी अच्छी थी, उसके बारे में बात हो रही है। परफॉर्मेंस अप्रेज करते हुए हम रेटिंग कर सकते हैं और स्टैंडर्ड्स के साथ एक्चुअल को कंपेयर करते हैं, क्योंकि तभी पता चलेगा कि परफॉर्मेंस ठीक थी या नहीं, परफॉर्मेंस में डेफिशिएंसीज थी या नहीं। तो वी कंपेयर स्टैंडर्ड्स, जॉब एक्सपेक्टेशंस विद एक्चुअल परफॉर्मेंस। और फिर इसमें भी 2 काम हो रहे हैं। सबसे पहले डिजाइन अप्रेजल प्रोग्राम, अप्रेजल प्रोग्राम को डिजाइन किया जा रहा है। ठीक है, यानी मैंने कहा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए हमारे पास कोई टूल्स होने चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए जिसके बेस पर हम परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे। तो जैसे आपके क्लास टेस्ट हो गए, फिर आपके सेमेस्टर एंड टेस्ट हो गए, एग्जाम्स हो गए, तो दिस इज डिजाइनिंग अप्रेजल प्रोग्राम। तो ऐसे ही वर्कर्स की परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए हम डिजाइन करते हैं कि कब क्या इवेल्युएट करेंगे, कैसे इवेल्युएट करेंगे, क्या उनकी परफॉर्मेंस को जो उन्होंने पूरे साल में या 6 महीने में जब भी हम उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे हैं, जो भी उन्होंने काम किया है उसको हम कैसे मेजर करेंगे, व्हाट विल बी दी क्राइटेरिया, वो हम यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं।
ठीक है, तो उनसे काम करा के देखेंगे, उनका कोई ओरल टेस्ट लेंगे, या जो उन्होंने काम किया है उसका आउटकम क्या आया है वो मेजर करेंगे। तो अप्रेजल प्रोग्राम को डिजाइन करना ये स्टेप 2 में है, और साथ साथ अप्रेज करना। तो जब हमने प्रोग्राम डिजाइन कर लिया तो अब एक्चुअली आप इवेलुएट कीजिए, मेजर कीजिए, दिस इज अप्रेजिंग परफॉर्मेंस। तो अप्रेजिंग परफॉर्मेंस में दो काम, अप्रेजल डिजाइन करना कि कैसे हम करने वाले हैं अप्रेजल, इवेलुएट कैसे करने वाले हैं, प्रोग्राम डिजाइन करना, और फिर एक्चुअली इवेलुएट करना। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड स्टेप ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। थर्ड स्टेप इज फीडबैक सेशंस। अब आपको पता है कि आपको इन द बिगिनिंग ऑफ द सेमेस्टर सिलेबस बता दिया गया कि आपको ये सब पढ़ना है, और ये आपका एग्जाम होगा, इतने मार्क्स का एग्जाम होगा, ऑल दिस यू नो बिफोर हैंड। ठीक है, तो ये जॉब एक्सपेक्टेशंस थी। और पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल की, हमारा पर्पस क्या होगा ये सब करने का, आपको पढ़ाने का और आपका एग्जाम लेने का, सो दैट यू लर्न मोर एंड यू अटेन अ डिग्री। ठीक है, एंड योर नॉलेज इज एनहेंस्ड एंड मे बी यू गेट अ बेटर जॉब। तो ये पर्पस हमारा था परफॉर्मेंस अप्रेजल का। फिर हमने आपको बता दिया कि क्या सिलेबस है और कैसे कैसे आपके एग्जाम्स होंगे, तो जॉब एक्सपेक्टेशंस आ गई। उसके बाद एक्चुअली उसको डिजाइन करना। फॉर एग्जाम्पल आपका टेस्ट लेना है, एमसीक्यू है तो एमसीक्यू बनाना, कोई प्रेजेंटेशन है तो उसमें क्या प्रेजेंट करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे वो आपको डिफाइन करना, या आपका कोई रिटन एग्जाम होना है, जैसे वो जो 3 घंटे वाला एग्जाम होता है तो वो बताना। तो दिस इज डिजाइनिंग द अप्रेजल प्रोग्राम, और फिर एक्चुअली वो टेस्ट लेना, तो परफॉर्मेंस को अप्रेज करना एक्चुअली। ठीक है, ये स्टेप 2। अब यहां तक तो ठीक है। अब आप जब आप कोई टेस्ट दे देते हैं तो उसके बाद आपकी क्या इच्छा होती है, आप क्या चाहते हैं, यू वांट अ फीडबैक, है ना, रिजल्ट पता करना होता है ना आपको। तो ये रिजल्ट पता करना है उन वर्कर्स को भी जिनकी परफॉर्मेंस अप्रेज की गई है, ये रिजल्ट पता करना है उन सीनियर्स को भी जिन्हें इस रिजल्ट के बेस पर आगे डिसीजन लेने हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टेप इज फीडबैक सेशंस, दैट इज डिस्कसिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस, मेकिंग प्लान्स फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो कैसी परफॉर्मेंस रही वो बताना, प्रोग्रेस हुई और क्या प्रोग्रेस हुई वो बताना, और आगे के लिए हम क्या करेंगे। अगर परफॉर्मेंस खराब थी तो हम उसे कैसे ठीक करेंगे, अगर परफॉर्मेंस सही थी तो हम उसे कैसे इंश्योर करेंगे कि ये ऐसे ही बनी रहे, या हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि हम इससे अच्छा भी परफॉर्म कर पाए। तो मेकिंग प्लान्स फॉर फर्दर डेवलपमेंट, दिस इज स्टेप 3। अब ये जो स्टेप 3 है, अगेन इट हैज 2 पार्ट्स, वन इज परफॉर्मेंस इंटरव्यू, अनदर इज यूज रिजल्ट्स फॉर एप्रोप्रिएट पर्पसेस। तो परफॉर्मेंस इंटरव्यू का क्या मतलब है, पहले हम ये देख लें। परफॉर्मेंस इंटरव्यू का मतलब है जिनकी परफॉर्मेंस को आपने इवैल्यूएट किया है उन्हें उनके रिजल्ट्स देना, उनको उनके इवैल्यूएशन के बारे में बताना, और वही फीडबैक सेशन। अभी जो बताने का तरीका है, अगेन इट इज ऑफ 3 टाइप्स। जो हम परफॉर्मेंस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं वो 3 तरह से हो सकता है। सबसे पहला है टेल एंड सेल। टेल एंड सेल टाइप में क्या होता है कि हम वर्कर को, जिसकी परफॉर्मेंस को हमने इवैल्यूएट किया है, उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे समझाते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, कैसी थी, और उसमें क्या क्या कमियां थी या क्या अच्छाइयां थी। दिस इज अ वन वे कम्युनिकेशन फ्रॉम द इवैल्यूएटर टू द वर्कर। तो यहाँ पर इवैल्यूएटर वर्कर की परफॉर्मेंस कैसी थी ये बता रहा है, और उसमें क्या कमियां थी या क्या अच्छाइयां थी ये बता रहा है। तो टेल एंड सेल, this is a one way communication from the evaluator to the worker. Another way of performance interview is tell and listen. Another type of interview is tell and listen. अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इवैल्यूएटर परफॉर्मेंस के बारे में बता तो रहा है वर्कर को, लेकिन उसके बाद उससे सुन रहा है, उसका इनपुट ले रहा है कि वो क्या कहता है इस परफॉर्मेंस के बारे में। ठीक है, तो इट इज टू वे कम्युनिकेशन, जहां पर so in this tell and listen method, the evaluator gives the feedback about the performance of the worker, and then worker gives his point of view as far as the performance is concerned. So he or she tells about why the performance is like this. So if there were any difficulties during performing the task, then this worker tells
those difficulties to the evaluator. So this is tell and listen, and this is a two-way communication. Now in the third kind of feedback interview, it is problem solving. Problem solving means where both the evaluator and the evaluatee, the evaluator and the worker discuss the issue. Okay, and this is a discussion format of feedback. Here we say that this tell and sell method works for the lower level of workers or the lowest level of workers, जहां पर सुपरवाइजर उनको बताते हैं और समझाते हैं. ठीक है, it's a one way communication, goes from top to bottom, right? In the second category, tell and listen, this kind of feedback is meant for a middle level workers, where the evaluator tells about the performance, evaluated performance of the worker, and then listens about what the worker has to say. Okay, and this problem solving is specifically meant for higher levels of workers, where there is a proper discussion between the evaluator and the worker, and a discussion about solving the problem, that if there is a problem, how this can be resolved. Okay, so this was the first part of step 3, performance interview. Then the second part of step 3 feedback sessions is use results for appropriate purposes. That means in the first step we talked about purpose of performance appraisal. Okay, and now in the last step we are saying that whatever the purpose of performance appraisal was, use the results for that particular purpose. तो आपका जो भी पर्पस था, आपने क्यों परफॉर्मेंस को अप्रेज किया, तो अगर आपका पर्पस था क्वालिटी चेक ऑफ सिलेक्शन, ये इंश्योर करना कि आपने जो सिलेक्ट किए थे कैंडिडेट्स, क्या उनकी क्वालिटी अच्छी है, एंड उनकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, इट इज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस. अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल में हमें पता चल रहा है, इसका मतलब हमारे सिलेक्शन की क्वालिटी अच्छी है. तो अगर हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल का पर्पस था सिलेक्शन की क्वालिटी को चेक करना, तो अब आप यहां से परफॉर्मेंस अप्रेजल में जो फीडबैक आप ले रहे हैं, जो इवैल्यूएट आपके पास रिजल्ट आया, उसके बेस पर आप बता सकते हैं कि क्या सिलेक्शन की क्वालिटी अच्छी है या नहीं. अगर पर्पस था ट्रांसफर्स के बारे में डिसाइड करना कि किसका ट्रांसफर किया जाए, किसको नौकरी से हटाया जाए, ले ऑफ का मतलब टू रिमूव फ्रॉम द जॉब, तो किसको ट्रांसफर करना है, किसको ले ऑफ करना है, अगर ये पर्पस था परफॉर्मेंस अप्रेजल का ये पता करना, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद अब आप वो यूज कर लीजिए, उसको जो आपका पर्पस था वो पूरा कर लीजिए. अगर ट्रांसफर डिसाइड करना है तो किसको ट्रांसफर करना है या किसको नौकरी से हटाना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल से पता चल गया. अगर पर्पस था कि किसको प्रमोशन देना है और किसको नहीं देना है, तो आफ्टर परफॉर्मेंस अप्रेजल आप वो काम कर लीजिए. जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है उनको प्रमोशन दीजिए, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उन्हें प्रमोशन मत दीजिए. ठीक है. अगर पर्पस था उनके पे पैकेज को रिवाइज करना, कॉम्पनसेशन को चेंज करना, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसकी पे बढ़ानी है, किसकी पे रिवाइज करनी है, घटानी है, या कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देने हैं. तो जिसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है उसको आप कुछ इंसेंटिव्स दे सकते हैं, उसकी पे रिवाइज कर सकते हैं, पे हाइक कर सकते हैं. यानी जो पर्पस था आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का, और अगर वो कॉम्पनसेशन रिलेटेड था, तो आप यूज कीजिए इस रिजल्ट को उस काम के लिए. द पर्पस कैन इवन बी टू हैंडल द ग्रीवेंसेस हो सकती है हमारे वर्कर्स को, उनको कुछ शिकायतें हैं सपोज मैनेजमेंट से. जब आपने परफॉर्मेंस अप्रेज की और आपने परफॉर्मेंस इंटरव्यू लिया, यानी उनको बता दिया कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी आई है, तो जहां हमने कहा था ना टेल एंड लिसन, या हमने कहा था प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वहां से अगर हमें पता चलता है कि परफॉर्मेंस खराब थी, तो क्यों खराब थी, तो उस ग्रीवेंस को अब आप हैंडल कीजिए. अगर उनकी कुछ शिकायतें हैं, दे वर नॉट हैप्पी विद द मैनेजमेंट, इफ दे वर नॉट हैप्पी विद द वर्क एनवायरमेंट, इफ दे वर नॉट हैप्पी विद देयर कलीग्स बिहेवियर, कोई भी ग्रीवेंस हो सकती है. तो अब क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल से आप आइडेंटिफाई कर पाए हैं, जब आपने परफॉर्मेंस इंटरव्यू किया, जब आपने फीडबैक दिया वर्कर को, तो आइडेंटिफाई हो गया कि ये प्रॉब्लम थी, तो वो जो प्रॉब्लम थी अब आप उसे रिमूव करने का काम
काम कीजिए. Unless and until we use the results of performance appraisal for the desired purpose, जिस पर्पस के लिए हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल किया था, अगर हम उसके लिए इन रिजल्ट्स को यूज नहीं करेंगे तो परफॉर्मेंस अप्रेजल करना बेकार है. तो अल्टीमेटली परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आए हैं उनको जो पर्पस था हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल का, उसके लिए यूज करना जरूरी है. सो विद दिस वी finish this second topic of today's discussion. In the next lecture we will talk more about performance appraisal, and there we will discuss about the methods of performance appraisal.